अगर आप अपने मामास बॉय हस्बैंड के साथ इन्वेस्टमेंट का इशू डील कर रहे हैं और बिना थेरापिस्ट की मदद के इसको एड्रेस करना चाहती हैं, तो ये सेल्फ गाइडेड अप्रोच आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स प्रोवाइड करेगा। ये स्टेप्स आपके रिलेशनशिप को हेल्दियर और बैलेंस बनाने में मदद करेंगे। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द रूट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, द साइकोलॉजिकल इंसाइट। इसमें पहला नंबर में आता है एजुकेट योरसेल्फ ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो तब डेवलप होती है जब माँ और बेटे का बीच के बाउंड्रीज ब्लर हो जाती हैं। इस सिचुएशन में माँ और बेटा के रोल्स इतने इंटरट्विन्ड हो जाते हैं कि चाइल्ड का इंडिविजुअल आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी खत्म होने लगता है। यानी बचपन में डेवलप हुई ये अनहेल्दी डिपेंडेंसी अडल्टहुड तक फॉलो करती है, जहां बच्चे के लिए अपने पेरेंट्स से इमोशनली अलग होना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव लॉयल्टी एंड डिपेंडेंसी टुवर्ड्स देयर मदर, इट क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम्स एंड टेंशन इन देयर मैरिज। तो क्या करना होगा? नंबर 1, इस साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इश्यूज को समझें। प्लीज वॉच द अदर वीडियो मामा's husband psychology explained if you have not watched it yet. After watching it, you will understand ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कितने अनहेल्दी और ये क्यों ऐसा है। To know more about it, you can read these two books, When He is Married to Mom और Silently Seduced by Kenneth M. Adams। ये दोनों बुक डिटेल में इन्वेस्टमेंट के डायनामिक्स को एक्सप्लेन करती है और ये भी बताती है कि किस तरह से ये मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देती है। आई विल क्रिएट वीडियोज ऑन दीज टू बुक्स, यू कैन सब्सक्राइब टू वॉच दोज वीडियोज हियर ऑल्सो। स्टेप 2, आइडेंटिफाई साइंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करना क्रिटिकल है, क्योंकि जब तक आप इस इशू के साइंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक इसको रिजॉल्व करना मुश्किल हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के साइंस अक्सर सटल होती है, जैसे आपका हस्बैंड हर छोटी बड़ी डिसीजंस के लिए अपनी माँ से एडवाइस या अप्रूवल लेना प्रीफर करता है, जो आइडियली आप दोनों के बीच डिस्कस होना चाहिए। ये डिपेंडेंसी का एक फॉर्म है जहां आपका हस्बैंड अपने डिसीजंस में अपनी ऑटोनॉमी असर्ट करने से प्रॉब्लम फेस करता है और अपनी माँ के ओपिनियंस को प्राइमरी कंसिडर करता है। सपोज आप देखती हैं कि आपका हस्बैंड फाइनेंशियल या पेरेंटिंग डिसीजंस के लिए अपनी माँ से कंसल्ट करता है बिना आपसे डिस्कस किए। ये एक रेड फ्लैग है, क्योंकि मैरिज में इंपॉर्टेंट डिसीजन पार्टनर्स के बीच ही डिस्कस होने चाहिए ताकि दोनों को इक्वल से और अंडरस्टैंडिंग हो। हियर इज द एक्शन प्लान टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट यानी मामास बॉय हस्बैंड्स प्रॉब्लम। नंबर 1, रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग। आप अपने डेली इंटरेक्शंस और सिचुएशंस को डॉक्यूमेंट करें जहां आपको लगा है कि इन्वेस्टमेंट आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है। ये रिकॉर्ड आपको पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से उनके बिहेवियर्स और सिचुएशंस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा एविडेंट होता है। ये जर्नलिंग एक्सरसाइजेस आपको अपने हस्बैंड के बिहेवियर पैटर्न्स को बेटर एनालाइज करने और फ्यूचर प्लानिंग करने में मदद करेगा। नंबर 2, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव। अपने सोच को शिफ्ट करके सिचुएशन को ज्यादा कंस्ट्रक्टिवली अप्रोच करना। इसमें स्टेप 1 में आता है चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। जब आप अपने हस्बैंड के इन्वेस्टमेंट बिहेवियर से फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं तो नेचुरली नेगेटिव थॉट्स आने लगता है। ये थॉट्स आपके मन में रिजेंटमेंट और एंगर डेवलप कर जो आपके रिलेशनशिप को और कॉम्प्लिकेटेड और नेगेटिव बना सकता है। लेकिन अगर आप अपने इन नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना सीख जाएं तो आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग एक टेक्निक है जिसमें आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को रिफ्रेम करके, चेंज करके उन्हें पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव सोच में कन्वर्ट करते हैं। ये आपके इमोशंस और बिहेवियर पे डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। Here are 3 examples how you can use cognitive reframing to deal with your husband's investment behavior. Number 1, एक नेगेटिव थॉट हो सकता है, वो अपनी माँ के बिना कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता, मुझे कभी प्रायोरिटी देगा ही नहीं।
रिफ्रेम्ड थॉट ये हो सकता है, उससे अपनी माँ के साथ डीपली अटैच्ड एंड इनग्रेन्ड हैबिट्स को ब्रेक करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम दोनों मिलके इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं और छोटे छोटे डिसीजन से शुरू करके अपने रिश्ते की फाउंडेशन को बिल्ड कर सकते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है इससे? इस रिफ्रेम से आप अपने हस्बैंड के बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगी और आप दोनों टीम की तरह इस चैलेंज का समाधान ढूंढने में लग जाएंगे। आपको अपने रिश्ते में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिल्ड करने का मौका मिलेगा। एग्जाम्पल 2, नेगेटिव थॉट ये हो सकता है, मुझे लगता है कि उसके लिए मेरी फीलिंग्स और इमोशंस मैटर ही नहीं कर, बस माँ की खुशी चाहिए होती। रिफ्रेम्ड थॉट क्या हो सकता है, उसकी माँ के साथ अटैचमेंट इतनी स्ट्रांग है कि उससे ये समझने में टाइम लग रहा है कि मेरी फीलिंग्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। शायद उसे डायरेक्शन और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है ताकि वो हमें इक्वली प्रायोरिटाइज कर सके। इम्पैक्ट क्या होता है, ये रिफ्रेम आपको इस सिचुएशन को एम्पैथी से देखने में मदद करेगा और आप अपने हस्बैंड को अपनी तरफ से बेटर सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए ताकि वो अपनी प्रायोरिटीज को समझ सके। और एक आखिरी एग्जांपल, नेगेटिव थॉट ये है, वो हमेशा अपनी माँ के फेवर में बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए। रिफ्रेम्ड थॉट क्या हो सकता है, वो अपनी माँ के फेवर में इसीलिए होता है क्योंकि उसने हमेशा उन्हीं की गाइडेंस पे डिपेंड किया है, लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि हम मिलके नए नॉर्म्स और बाउंड्रीज सेट करें जो हम दोनों के लिए ठीक होगा। इम्पैक्ट क्या होता है, इस पॉजिटिव रिफ्रेमिंग से आप सिचुएशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का इसे एक अपॉर्चुनिटी माने और अपने हस्बैंड के साथ नए नॉर्म्स एस्टेब्लिश करने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच करेंगे जो आपके रिश्ते को बैलेंस और स्टेबिलिटी देगी। मेरे एक क्लाइंट, लेट्स कॉल हर रिया, रिया को अपने हस्बैंड और उनके मामास बॉय बिहेवियर से बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी। उसे लगता था कि अरुण हमेशा अपनी माँ के ओपिनियंस को प्रायोरिटीज करता है और रिया को इग्नोर करता है। ये थॉट रिया के मन में रिजेंटमेंट क्रिएट कर रही थी और उनके बीच फाइट्स लगातार हो रही थी। लेकिन जब हम कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग के ऊपर काम किए तो उसने अपने थॉट्स को कॉन्शियसली रिफ्रेम करना शुरू किया। उसने सोचा अरुण अपनी माँ और मेरे बीच के कॉन्फ्लिक्टिंग लॉयल्टीज अटैचमेंट से कंफ्यूज्ड है और ये हम दोनों के लिए एक चैलेंज है जिसको हम मिलकर बैलेंस कर सकते हैं। ये पॉजिटिव सोच रिया के बिहेवियर और कम्युनिकेशन को ड्रास्टिकली इंप्रूव किया और धीरे धीरे उनके डिसीजंस ज्यादा प्रोडक्टिव और एम्पैथेटिक होने लगा। मूविंग टू स्टेप 2, फोकस ऑन योर ओन स्ट्रेंथ। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अपने स्ट्रेंथ और एबिलिटी पे फोकस करना। जब आप चैलेंजिंग सिचुएशंस में अपने आप को पावरलेस या हेल्पलेस फील करती हैं तो ये जरूरी है कि आप अपने पास्ट अचीवमेंट्स और स्ट्रेंथ्स को याद करें। ये आपको कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस बिल्ड करने में मदद करेगा। अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करने से आप चैलेंजिंग सिचुएशंस को ज्यादा इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं और अपनी डिसीजंस मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को एनहांस कर सकती है। जब भी आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते तो अपने पास्ट चैलेंजेस को याद करें जो आपने सक्सेसफुली ओवरकम किया है। उन एक्सपीरियंसेस को यूज करके आप अपनी करंट सिचुएशन को हैंडल कर सकती हैं। ये आपके सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करेगा और आपको रिमाइंड करेगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग और कैपेबल इंडिविजुअल हैं। मेरी एक क्लाइंट थी, लेट्स कॉल हर नेहा। नेहा अपने हस्बैंड के इन्वेस्टमेंट इशू से बहुत परेशान थी। हर रोज उसे लगता था कि ये सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है और ये उनकी शादी को बड़ी तेजी से नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा रहा था। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन उससे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन हमने नेहा से कहा, एक लिस्ट बना उन सब चैलेंजेस को जो तुम अपने लाइफ में ऑलरेडी फेस कर चुके हो सक्सेसफुल, वो सब चैलेंजेस जो तुमने हिम्मत से लड़के अपने डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ से ओवरकम किया है। नेहा थोड़ी सी हेजिटेंट थी, लेकिन उसने अपने करियर के टफ टाइम्स
और लाइफ के उन चैलेंजिंग मोमेंट्स को याद करने शुरू किया जहां उसने अपनी स्मार्टनेस, डिटर्मिनेशन और रेजिलियंस के यूज करके सिचुएशन को कंकोर किया। जैसे जैसे उसने लिस्ट बनाए, उसे अपने अंदर की स्ट्रेंथ को एहसास होने लगा। उसने याद किया कैसे उसने अपनी कैरियर में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना किया था और उन्हें सक्सेसफुली ओवरकम किया। फिर हमने नेहा से पूछा, तुमने अपनी लाइफ के इस मुश्किल पलों में अपनी स्ट्रेंथ का यूज किया, अपना बेस्ट दिया? क्या तुम इन ट्रेड्स को यहाँ इस रिलेशनशिप इशू में भी यूज कर सकती हो? नेहा एक मोमेंट के लिए रुकी और उसके चेहरे पर एक क्लैरिटी का ग्लो आया। उसने बोला, जब मैं अपने कैरियर के इतने टफ चैलेंजेस को फेस कर सकती हूँ तो मैं इस रिलेशनशिप इश्यू को भी इफेक्टिवली हैंडल कर सकती। ये थॉट प्रोसेस नेहा के कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट दिया। उसने समझा कि जब उसने अपनी लाइफ की इतने बड़े बड़े चैलेंजेस को सक्सेसफुली टैकल किया है तो उसके पास वो पावर है कि अपने हस्बैंड के इन्वेस्टमेंट इश्यूज को भी हैंडल कर सके। उसने अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई किया और उन्हें यूज करने की स्ट्रैटेजी बनाई, जिससे उसके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव शिफ्ट आया। ये रियलाइजेशन नेहा के लिए एक गेम चेंजर था। उसने अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचाना और उसे यूज करते हुए अपने हस्बैंड के इन्वेस्टमेंट से डील करना। उस जर्नी ने उसे दिखाया कि जब भी लाइफ टफ हो, हमारे पास उन चैलेंजेस को फेस करने की ताकत होती है। बस हमें अपने अंदर की उस स्ट्रेंथ को ढूंढना होता है। क्विक स्टेप्स टू स्टे पॉजिटिव। इट्स नॉट इजी टू स्टे पॉजिटिव व्हेन योर हस्बैंड इज ए मामास बॉय। Here are 2 things to do daily to stay positive and motivated. Number 1, daily affirmations. एक डेली affirmations क्रिएट करें जो आपकी स्ट्रेंथ को रीइंफोर्स करे। जैसे मैं एक बैलेंस्ड और लविंग रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए कैपेबल हूँ। इन affirmations को सुबह उठते ही या दिन की शुरुआत में रिपीट करें ताकि आपका माइंडसेट पॉजिटिव और एम्पावर्ड रहे। नंबर 2, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग एक्सरसाइज। जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए, उन्हें लिखें और फिर कॉन्शियसली उन्हें पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स में रिफ्रेम करें। जैसे मेरा हस्बैंड हमेशा अपनी माँ को पहले रखता है, को मेरा हस्बैंड अपनी माँ और मेरे बीच बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और ये हम दोनों के लिए एक लर्निंग प्रोसेस है। इस एक्सरसाइज से आप अपने थॉट्स को बेटर कंट्रोल कर पाएंगे और सिचुएशन को ज्यादा पॉजिटिवली अप्रोच कर पाएंगे। ये एक्सरसाइजेस आपके माइंड को ट्रेन करेगी ताकि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपना पर्सपेक्टिव कंस्ट्रक्टिव और सॉल्यूशन ओरिएंटेड रख पाए। स्टेप 3, बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज। प्रैक्टिकल एक्शंस इंप्लीमेंट करना जो आपके हस्बैंड के इंडिपेंडेंस को एनकरेज करें और हेल्दी बाउंड्रीज को रीइंफोर्स करें। इसका स्टेप 1 है एस्टैब्लिश हेल्दी बाउंड्रीज। हेल्दी बाउंड्री सेट करना एक क्रूशियल स्टेप जो आपको और आपके हस्बैंड को एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप मेंटेन करने में मदद करता है। बाउंड्रीज का मतलब है आपके रिलेशनशिप में क्या एक्सेप्टेबल है और क्या अनएक्सेप्टेबल। ये बाउंड्रीज आपको अपनी इंडिपेंडेंस और पर्सनल स्पेस को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। सबसे जरूरी चीज है कि इन बाउंड्रीज को क्लियरली कम्युनिकेट किया जाए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमन बाउंड्री जो आप एस्टेब्लिश कर सकती है वो है फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में। ये डिफाइन करना जरूरी है कि फाइनेंशियल डिसीजंस सिर्फ आप दोनों के बीच डिस्कस किया जाएंगे बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के। इस बाउंड्री से आप अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी और इंडिपेंडेंस मेंटेन कर पाएंगे और आपके हस्बैंड की माँ का अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट कम हो जाए। स्टेप 2, एनकरेज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अपने हस्बैंड को इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने के लिए एनकरेज करें, उसकी पर्सनल ग्रोथ और कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। जब आपका हस्बैंड अपने डिसीजंस खुद लेने लगेगा तो उसकी डिपेंडेंसी माँ के ओपिनियंस पे ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगता है। ये स्टेप उसके लिए एक एम्पावरिंग एक्सपीरियंस हो सकता है जिससे उसके सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिलियंस में इंप्रूवमेंट होती है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग से आपके रिलेशनशिप में बैलेंस और हार्मनी बढ़ने लगती है। छोटी छोटी डिसीजन से शुरुआत करें जिसमें आप अपने हस्बैंड को अपनी माँ के एडवाइस के बिना डिसीजंस लेने के लिए एनकरेज करें। जैसे वैकेशंस या डेली रूटीन से
रिलेटेड डिसीजंस में उसको सेल्फ रिलायंस डेवलप करने का मौका दें। आप उससे बाद में पूछ सकते हैं कि उसने कैसे डिसीजन लिया और इससे कौन सा आउटकम मिला, इससे क्या आउटकम मिला, ताकि उसका कॉन्फिडेंस और भी बूस्ट हो सके। वन ऑफ माई क्लाइंट, लेट्स कॉल हर मीरा। मीरा अपने हस्बैंड राजीव के बार बार अपनी माँ से वैकेशंस और फैमिली आउटिंग्स के डिसीजंस को लेके बात करना, कंसल्ट करने की हैबिट से परेशान थी। उससे लगता था कि ये उनके रिलेशनशिप में अननेसेसरी टेंशन क्रिएट कर रहा है। मीरा ने राजीव को छोटी वैकेशंस के डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेने के लिए इनकरेज करना शुरू किया, और जब राजीव ने ये डिसीजंस अपने आप लिया, मीरा ने उसकी ओपनली तारीफ की। धीरे धीरे राजीव अपनी डिसीजंस मेकिंग में कॉन्फिडेंट होने लगा, और ये कॉन्फिडेंस उनके रिलेशनशिप के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट डाला। ये प्रैक्टिस उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग को और भी मजबूत बनाने में मदद की। रिमेंबर, सेट बाउंड्री एंड एनकरेजमेंट। इस तरह के प्रैक्टिकल स्टेप से आप अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस ला सकती हैं और अपने हस्बैंड के इंडिपेंडेंस को नर्चर करने में उसकी मदद कर सकते। स्टेप 4, इमोशनल रेगुलेशन, मैनेजिंग योर ओन फीलिंग्स। लिविंग विथ ए मामा's boy husband can be emotionally draining and painful. You may feel neglected and lonely even if you are in a marriage. इसलिए अपने इमोशंस को मैनेज करना और स्ट्रेस को रिड्यूस करना, स्ट्रैटेजीज डेवलप करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। Here are 2 simple steps to take care of your emotions. Number 1, practice mindfulness. Mindfulness एक पावरफुल टेक्निक जो आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहने में मदद करती है, और ये आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बिना जजमेंट किए ऑब्जर्व करने एनकरेज करती है। जब आप माइंडफुल रहते हैं तो आपकी स्ट्रेस और इमोशनल रिएक्टिविटी का लेवल काफी कम हो जाता है। इससे आपको अपनी फीलिंग्स को समझने में और उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करने का मौका मिलता है, जो आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में कामली रिएक्ट करने में मदद करता है। अगर आप कभी ओवरवेल्म्ड फील कर रही हैं तो कुछ डीप ब्रीथ्स लें और अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दें। ये सिंपल एक्सरसाइज आपको अपने माइंड को काम करने में, अपनी इमोशनल स्टेट को स्टेबलाइज करने में काम करेगी। माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस को एक हैबिट बना लें ताकि आप स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में अपनी कामनेस मेंटेन कर सकें। आई एम प्लानिंग टू क्रिएट ए डिफरेंट सीरीज ऑन माइंडफुलनेस. Please subscribe to the channel to find it and comment to get the link so that you can learn about mindfulness. Step 2, engage in self-care. सेल्फ केयर आपके इमोशनल बैलेंस और रेजिलियंस को मेंटेन करने के लिए एक जरूरी प्रैक्टिस। जब आप अपने आप को रिचार्ज करने के लिए टाइम निकालती हैं और एंजॉयबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और आपकी ओवरऑल वेलबींग इंप्रूव होती है। सेल्फ केयर एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करना आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है, आपको इन्वेस्टमेंट जैसा चैलेंजिंग सिचुएशंस को इफेक्टिवली हैंडल करने में मदद करता है। अपने लिए टाइम निकालकर वो एक्टिविटीज करें जो आपको खुशी और सेटिस्फेक्शन देती है, जैसे रीडिंग, एक्सरसाइजिंग या फ्रेंड्स के साथ कोई टाइम स्पेंड करना। ये एक्टिविटीज आपको इमोशनली रिचार्ज करती हैं और आपको अपने स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करती है। सेल्फ केयर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपकी इमोशनल हेल्थ को सस्टेन करने में मददगार होती है। प्लीज चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू गेट क्विक रेफरेंसेस एंड आइडियाज अबाउट सेल्फ केयर। याद रखें, एवरीडे 10 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस एंड डेली सेल्फ केयर रूटीन प्रैक्टिस करें। इस इमोशनल रेगुलेशन प्लान को फॉलो करके आप अपने इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्पावरिंग योरसेल्फ एंड स्ट्रेंथनिंग योर रिलेशनशिप। इन्वेस्टमेंट को एड्रेस करने के लिए पेशेंस, रेजिलियंस और स्ट्रैटेजिक एक्शन की जरूरत होती है। हियर आर द 4 स्टेप्स टू डील विथ इट। अपने आप को एजुकेट करें, थॉट्स को रिफ्रेम करें, बाउंड्री सेट करें और अपने इमोशंस को मैनेज करें। बाय डूइंग ऑल दिस 4 यू कैन इंप्रूव योर रिलेशनशिप। याद रखें, चेंज एक दिन में नहीं होता है, प्रोग्रेस ग्रेजुअल होती है, धीरे धीरे होती है, लेकिन हर स्टेप एंड एफर्ट के साथ आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग और बैलेंस्ड बनता जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू
आप अपने मैरिज को हेल्प कर रहे हैं और अपने पर्सनल ग्रोथ और इमोशनल वेल लिविंग को भी फोस्टर कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।